नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार केमिस्ट्री की इस क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं मैटर। काफ़ी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी पहले हो चुके हैं और काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने इसमें पढ़ भी लिए हैं। आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोग बात कर रहे थे स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्जन की ना, स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्जन की। देखो बाकी सब बातें तो ठीक है, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि फेज ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, इस चीज़ की फेज ट्रांजिशन की 3 से 4 लेक्चर जा चुके हैं। और उसके बाद अगर कोई पूछेगा कि सर ये फेज ट्रांजिशन क्या होता है, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। मतलब 3 लेक्चर हो चुके हैं उसके। फेज ट्रांजिशन की बात पहले दिन ही हो गई थी, फिर उसके बाद दूसरे दिन भी वो बात काफ़ी बार हुई है। फेज ट्रांजिशन मतलब क्या है, एक स्टेट से एक फेज से, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या गैस से सॉलिड, गैस से लिक्विड, कुछ भी, तीनों स्टेट जो हैं सॉलिड लिक्विड गैस, इन्हीं का बस आपस में चेंज करना है, इधर से इधर, इधर से इधर। दिस इज फेज ट्रांजिशन। कौन सी इसमें बड़ी चीज़ थी? तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया है तो, ठीक है। और आप लोग क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके सारे सवालों के जवाब मिलते रहेंगे। और देखो ये चैप्टर वैसे तो क्या है कि इसमें काफ़ी सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता था, बॉइलिंग, इवोपरेशन, ये सब चीज़ें पहले से आती हैं। लेकिन यहाँ पे उन चीज़ों को थोड़ा सा डीप पढ़ने को मिला है। थोड़ा सा इससे पहले भी जब स्टेट्स ऑफ मैटर की बातें करते हैं तो हम लोग उसके मॉलिक्यूलर थ्योरी पे नहीं जाते, जनरली मॉलिक्यूलर थ्योरी को नहीं पढ़ते, क्योंकि हम लोग मैटर के केमिकल स्टेट को ज़्यादा पढ़ते हैं। मतलब जो केमिकल हैं, एलिमेंट और कंपाउंड मिक्सचर, हम उनको ही पढ़ते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको मौका मिला है इस चैप्टर में आपको फिजिकल स्टेट पढ़ने का, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट थोड़ा डीप लेवल में जाके पढ़ने का। तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे देखते हैं। फेज ट्रांजिशन में मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, हम लोग पढ़ रहे थे फेज ट्रांजिशन, ठीक है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। और यही समझाने के लिए इतने दिन तक क्लास चलती रही, जिसमें आप लोगों को बहुत बेसिक चीज़ें, मॉलिक्यूलर थ्योरी, जिसमें आपको बताया गया कि सारे पार्टिकल सारे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं, पार्टिकल के बीच में स्पेस है, पार्टिकल आपस में अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। ये सारी बातें किस लिए बताई गई थी? इसलिए बताई गई थी क्योंकि बाद में जब बड़ी चीज़ें आए तो आप उनको आसानी से समझ सकें, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब चीज़ें आप समझ चुके होंगे और जो लिखा है आपने, जो नोट्स बनाए हैं, उनको भी पढ़ते रहिए साथ में, ठीक है। तो फेज ट्रांजिशन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है एक बार देख लेते हैं। फेज ट्रांजिशन में हमने पढ़ा था सबसे पहले मेल्टिंग, है ना। मेल्टिंग क्या होता है? मेल्टिंग, कोई चीज चेंज हो रही है सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है ना। एक चीज सॉलिड से लिक्विड बन जाती है तो हम बोलते हैं कि वो क्या हो गई, वो मेल्ट हो गई। सेकेंड, मेल्टिंग के बाद हमने पढ़ा फ्रीजिंग। फ्रीजिंग का मतलब क्या हो गया कि कोई चीज जस्ट उल्टा है, दोनों एक दूसरे की, लिक्विड से क्या बन गई सॉलिड, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम लोग पढ़ ही रहे थे बॉइलिंग, ठीक है ना। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? बॉइलिंग का मतलब होता है कोई चीज़ बॉइल होना, ठीक है ना। बॉइलिंग आपने देखी होगी, आपने वाटर की बॉइलिंग देखी होगी, या और भी किसी चीज़ की बॉइलिंग, जो भी कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, तो आप उसको गैस पे रख के, किसी बर्तन में रख के आप उसको गर्म कीजिए, हीट मिलेगी, हीट मिलने के बाद उसमें थोड़ी बहुत देर बाद बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बॉइलिंग का मतलब क्या है? जब बॉइलिंग होती है तो कोई चीज़ चेंज होती है, कैसे? लिक्विड से गैस, ठीक है ना। तो यही हम पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम पढ़ रहे थे बॉइलिंग। तो बॉइलिंग के बारे में नॉर्मल तो जो आप जानते हो कि लिक्विड से गैस होती है, तो सबको पता है। बाकी बॉइलिंग क्या होती है, इसको मैंने थोड़ा और स्टैंडर्ड लैंग्वेज में समझाया था तुमको लास्ट टाइम की। वो वाली मैंने कहा था कि ये डेफिनेशन जरूर याद रखना। ये डेफिनेशन तो सबको याद है कि लिक्विड से गैस बनता है, वो बॉइलिंग होता है। पानी को रखो, गर्म करो, उसको हीट मिलेगी, टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होने की वजह से धीरे धीरे उसके पार्टिकल मूव करेंगे और वो बॉइल होने लगेंगे, ठीक है ना। इतना तो सबको पता है। लेकिन क्या बताई थी तुमको कि देखो, जैसे सपोज करो कि एक मान लो कंटेनर में, ठीक है ना, एक कंटेनर के हमने थोड़ा सा पानी भर रखा है, ठीक है ना। अभी ये वाटर है H2O, नॉर्मल वाटर, ठीक है। क्या अभी ये वाटर, अभी हम इसको गर्म भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो क्या अभी ये बॉईल होगा? क्या अभी इसमें कोई बॉइलिंग होने वाली है? जब तक हमने इसमें अपनी तरफ से हीट सप्लाई नहीं की है, तब तक क्या इसमें बॉइलिंग होगी? तब तक बॉइलिंग नहीं होगी। वेरी गुड। फिर हमने क्या किया? हमने कहा लाओ इसको थोड़ा जला वला देते हैं, थोड़ा आग वाग इसमें लगा देते हैं। तो वो लगाने से पहले एक बात समझो पहले कि ये बॉइल क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसके ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा है, इसके ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा है जो हर तरफ से लग रहा है। और हमारे ऊपर भी एक प्रेशर काम करता है हमेशा। कौन सा प्रेशर? दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मान लो इसके ऊपर हर तरफ से, इस तरह से हर तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर काम करता रहता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करने की वजह से इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, इसीलिए इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो अपनी लिक्विड स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट यानी कि गैसेस स्टेट में नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर काम कर रहा है, प्रेशर उसे दबा रहा है, रोक के रखा है, प्रेशर ने उसे रोक के रखा है, बात समझ नहीं। फिर जब हम इसको बॉईल करेंगे, बॉईल कैसे करेंगे? मान लो हमने इसके अंदर बर्नर से आग लगा दी, ठीक है ना। जो फ्लेम होती है वो जनरली येलो रेड इस तरह की कलर की होती है, रेड ब्लू, इसीलिए मैं फ्लेम हमेशा इस तरह से बनाता हूँ, ठीक है ना। ये हमने लगा दिया बर्नर मान लो, और ये इसको हमने फ्लेम से इसको हमने लगा दिया। अब ये वाटर होने लगा बॉयल, धीरे धीरे इसको हीट मिलेगी, हीट मिलने के बाद धीरे धीरे ये बॉयल होना शुरू होगा। जब ये बॉयल होगा तो क्या होगा, समझना है इसको। मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि वेपर प्रेशर, यानी कि ये जो लिक्विड है, ठीक, लिक्विड गर्म होने के बाद क्या बनेगा? लिक्विड बन जाएगा क्या? वेपर के फॉर्म में लिक्विड बनेगा, वेपर, पहली बात। और वेपर बनने के बाद वो जब निकलेगा तो वो भी प्रेशर लगाएगा ना भाई। पहले एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा था, एटमॉस्फेयर की गैसेस इसके ऊपर प्रेशर लगा रही थी। बाद में जब ये वेपर बना तो ये भी उड़ने लगा, ये भी भागने लगा, तो वो भी प्रेशर लगाने लगा। तो इसी को बोलेंगे वेपर प्रेशर, समझे बात को? दिस इज वेपर प्रेशर। तो अब क्या हुआ, देखो, कोई चीज बॉइल कब होती है? लिक्विड से गैस बनती कब है? ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब वेपर प्रेशर, यानी कि जो वेपर से निकलने वाला प्रेशर बराबर हो जाए। व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट? वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने ही उसे रोक रखा था इतनी देर से, वरना वो पहले ही बॉयल हो जाती। कुछ चीजें होती है ना, कुछ लिक्विड तुमने देखे होंगे कि जैसे कि बहुत से ऐसे लिक्विड्स होते हैं कि वो उनको रूम टेम्परेचर पे ही वो अपने आप हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही, जैसे पेट्रोल डीजल वगैरह होते हैं ना, उनको बंद करके रखा जाता है हमेशा किसी कंटेनर में, उनको खुला नहीं छोड़ते, क्योंकि खुला छोड़ने से वो अपने आप ही सारे के धीरे धीरे वो सारे के सारे अपने आप ही लिक्विड से गैस स्टेट में आ सकते हैं, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। वाटर के केस में आपको 100 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा। 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर नहीं मिलता है ऐसे। अभी मैं यहाँ पे रूम में हूँ ना, इसका टेम्परेचर अराउंड 35 डिग्री सेल्सियस है, 35 डिग्री सेल्सियस है। सोचो अगर 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा ना, तो मेरे बस की नहीं है यहाँ पे रुकना, बहुत गर्मी हो जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, लेकिन पेट्रोल डीजल ये सब जो होते हैं ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मान के चलो 45-50 अराउंड ही होता है, तो नियर अबाउट 35 या 40 पे ये इवोपरेट होना शुरू हो जाता है, ठीक। फिर मैं क्या समझा रहा था कि जब किसी वाटर का, यानी किसी भी चीज का वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर बनने के बाद वो सॉलिड, जब लिक्विड से गैस बनेगा तो हम क्या बोलते हैं, वो क्या बन गया? वो बन गया वेपर। तो वेपर, जब उसके वेपर बने, वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, जब ये वेपर बनने वाला प्रेशर एटमॉस्फेरिक, यानी कि जितना दबाव बाहर से लग रहा है उतना ही दबाव ये भी लगाने लग जाए, तो दोनों के बराबर हो जाएंगे, तब लिक्विड कौन से स्टेट में चेंज हो जाएगी? गैस स्टेट में। वेपर प्रेशर इज इक्वल टू कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब वाटर वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो इसी फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? दिस इज बॉइलिंग, ठीक है ना। तो चुन्नू मुन्नू वाली जो डेफिनेशन पढ़ी है वो तो अलग है, और ये डेफिनेशन थोड़ी सी इसकी स्टैंडर्ड है कि इसमें तुम्हें चीज़ों को ज़्यादा मॉलिक्यूलर लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे चीज़ों को समझ सकोगे। गॉट इट? ठीक है। तो ये सब हम लोग लिख चुके हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बॉइलिंग के जस्ट बाद अब हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, जैसे हमने लिखी बॉइलिंग, तो बॉइलिंग के बाद हम लिखते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। बॉइलिंग इज ए फिनोमेना, बॉइलिंग एक फिनोमेना है जिसमें कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होती है, किस पे? अपने बॉइलिंग पॉइंट पे, गर्म करके। अपने आप नहीं होती, गर्म कर दें उसको, हम हीट देंगे, उसको हम जलाएंगे, उसको हम गर्म करेंगे, हम कुछ भी करेंगे। एक्सटर्नल इफेक्ट तो लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। एक्सटर्नल इफेक्ट तो उसमें लगाने ही पड़ेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं होने वाला। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, द टेम्परेचर एट एनीथिंग स्टार्ट्स बॉइलिंग। किसी भी टेम्परेचर पे जब कोई चीज बॉइल करने लग जाए तो उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ओके, फिर हम लास्ट में पढ़ने वाले थे, जो हम, ये तो हो गया, ये सब लास्ट जितना अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद पढ़ रहे थे बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट क्या आता है, ठीक है ना। इफेक्ट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग रहेगी, लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट of any
सब्सटेंस, ठीक है ना। तो बात किसकी होने वाली है, ऐसे फैक्टर्स की जो बॉइलिंग पॉइंट को इफेक्ट करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी हमने दो फैक्टर चेक किए थे, जैसे कि समझो क्या होता है, बॉयल होना एक फिनोमेना है, कोई चीज़ बॉयल होती है और हर चीज़ का एक टेम्परेचर होता है, हर सब्सटेंस का, हर कंपाउंड का एक फिक्स टेम्परेचर है, ठीक है ना। अगर वो प्योर है, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट फिक्स है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस में अगर देखोगे तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में देखोगे तो वो 373 केल्विन है, ठीक है ना। तो हर चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट फिक्स है, ठीक। अब बात ये हो रही है कि क्या कोई ऐसा तरीका है, क्या कुछ ऐसे तिकड़म हैं जिससे चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये पॉइंट, वो पॉइंट चेंज किया जा सकता है। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि जैसे कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, ये पूछ रहा है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में भी देखा था कि मेल्टिंग पॉइंट भी, जैसे वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या था, 0, है ना। तो हमने दो, अब इसमें क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, मैंने बताया था कि दो चीज़ें होती हैं जो मैटर करती हैं, जिसके होने ना होने से फर्क पड़ेगा। पहला फर्क बॉइलिंग पॉइंट में ये पड़ेगा उसके कि उस पर प्रेशर, भाई देखो दो चीज़ें काम कर रही हैं, समझ लो। जैसे कि मान लो एक लिक्विड है, ठीक है ना, ये लिक्विड इसके अंदर भर दिया, आप इसको गर्म कर रहे हो, यहाँ पे मैंने बर्नर से इसमें आग लगा दिया, अभी लिक्विड हो रहा है गर्म, तो ये वेपर बनेगा 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 बनेगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये बनेगा तो है, टेम्परेचर, हीट मिल रही है तो सब कुछ ठीक है, हीट मिल रही है तो लिक्विड गैस बनेगा देर से देर। लेकिन बाकी चीज़ों का भी कुछ फर्क है कि नहीं है, मतलब अब ज़रूरी है कि क्या ये, अगर मान लो वाटर है तो क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बनेगा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे 100 से ऊपर जाए या 100 से कम हो जाए। तो बिल्कुल दो तरीके हैं, या तो प्रेशर में चेंज करो या फिर इम्प्योरिटी, या तो उसके अंदर इम्प्योरिटी आ जाए यानी कि वाटर प्योर ना रह जाए, तब उसके बॉइलिंग पॉइंट में फर्क आएगा, जैसे फ्रीजिंग पॉइंट में आया था, या उसके प्रेशर में फर्क पड़ो, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को बदल दो। और आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि नेचर में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग कितना मानते हैं, तो हम इसको 1 atm मानते हैं, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर यहाँ पे जो हम पे एक्सर्ट हो रहा है, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हमारे ऊपर जो प्रेशर लगा रही हैं, हम उसको 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मानते हैं, ठीक है ना। ये फिजिक्स में पढ़ाया जाता है यूनिट्स में। तो मेन बात क्या थी कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहला कौन सा है, प्रेशर, दूसरा इम्प्योरिटी। हम दोनों बातें पहले ही कर चुके हैं। नंबर 1 लिखो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो, इस बात को समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। मैं चाहूँगा कि इसको एक ही बार में समझ जाओ, और हमने इसको किस तरह से पढ़ा था वो भी थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, जब हम थे क्लास 7th 8th में कभी, कि बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर पे क्या असर पड़ रहा है। देखो समझना इस पूरी कहानी को, ठीक है ना। इस चक्कर में मत रहो कि सर तो बस एक दिन में इतना सही हो पा रहा है, हमारा पेज भी नहीं भर पा रहा है, ठीक है ना। ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, एक बार समझ में आ गए ना तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, देखो यहाँ मान लो ये है लिक्विड, ठीक है। मैं हर बार वाटर ही लूँगा क्योंकि हमारे पास सबसे इजीली अवेलेबल क्या होता है, वाटर होता है। दिस इज वाटर, ठीक, ये वाटर लिया। अब क्या होगा कि आप इसको बॉईल करना है, मान लो, ठीक। अब अगर मान लो अभी अगर इसको बॉईल किया, मान लो यहाँ पर अगर मैंने सच में कोई गैस लाके रखी होती, पानी रखा होता, तो इस वाटर को, अब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है वाटर का, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस तक ही मैक्सिमम टेम्परेचर ये बियर कर सकता है। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर ये बियर नहीं कर पाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर इसके पास नहीं होता, ठीक है ना। 100 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर इसके आधा इसको नहीं चाहिए। तो फिर इसमें क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जब ये बॉईल होना शुरू होगा, अभी हम कह रहे हैं कि अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल कब होगा, जब प्रेशर कितना है, जब हमने प्रेशर कितना माना है 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हमने माना है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको हम 1 atm मानते हैं। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यानी कि नॉर्मल जो प्रेशर अभी हम पे लग रहा है उसमें इसको 100 डिग्री चाहिए। अगर हम किसी तरह से प्रेशर में चेंज कर दें, प्रेशर या तो बढ़ा दें या प्रेशर कम कर दें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट में चेंज होगा और 100% जरूर होगा, वो होकर ही रहेगा। कैसे, अब वो कैसे हो सकता है समझो, कि बढ़ेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा। तो इसके लिए एक बात समझना, देखो इसी चीज़ को थोड़ा सा और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। तो मान लो मैंने इसको ऐसे करके मैंने इसके पार्टिकल लिख दिए, ठीक है ना, वाटर के
ये छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैंने मॉलिक्यूल्स इस तरह से बना दिए इसको। दिस इज पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ओके, तो अब मान लो ये पार्टिकल थे, इसके ऊपर प्रेशर वगैरह लग रहा है, ये छोटे छोटे पार्टिकल है। अब एक बात समझना कि इसको वेपर बनने में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या रोल है, वो किस तरह से रोल कर रहा है। तो तुमको बताया मैंने कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे ना होता, अगर प्रेशर मान लो बहुत कम होता, इसका जो वेपर प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, अगर वो प्रेशर कम हो जाता तो ये चीज बहुत जल्दी ही बॉयल हो जाती कि नहीं हो जाती। अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि अगर मान के चलो 1 atm से कम कर दिया, तो अगर ये वाटर ही है तो ये 100 डिग्री से कम पे, मान के चलो 90 डिग्री सेल्सियस पे ही हो सकता है बॉयल होना शुरू हो जाए। 100 से ऊपर नहीं, कम पे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसके ऊपर उतना नहीं रहा जितना पहले था। एटमॉस्फेयर ने, मान लो ये समझ लो कि छोटे छोटे पार्टिकल हैं, अब किसी चीज ने इसको दबा रखा है ऐसे करके, ये प्रेशर लगा दिया, मान लो ये एरो से मैंने प्रेशर बना दिया इसके ऊपर, ठीक है ना, ये प्रेशर। अभी किसी चीज ने इसको दबा रखा है, तो अगर मान लो ये दबाओ, तो अब अगर दबा रखा है तो भैया जब दबा रखा है तो इसको वेपर बनने के लिए हीट ज्यादा देनी पड़ेगी या कम देनी पड़ेगी? ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि इसको इस दबाव को हटाना है, तो इसको ज्यादा हीट देनी है। तो ज्यादा हीट देने की वजह से, बहुत ज्यादा हीट देने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर जाएगा, 100 की जगह वो और ऊपर जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस मान लो ये प्रेशर कम कर दिया जाए, इस प्रेशर को मान लो मैं कम कर दूं, इसमें थोड़ा बहुत 1-2 मैंने एरो हटा दी कि कुछ प्रेशर को कम कर दिया, अब इसके लिए बॉयल होना मुश्किल नहीं है, अब ये 100 से पहले ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। बात समझ आई? ये जितनी बात मैंने 5 मिनट में बोली है, अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो इसको रिवाइज करके उसको दोबारा देखना इसको, ठीक है ना। तो कुल मिला के बात यही है कि प्रेशर का क्या रोल है। अगर प्रेशर ज़्यादा है, ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि तब उसे और ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा, और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, और ज़्यादा बॉयल करना पड़ेगा, नंबर 1। दूसरी बात, अगर प्रेशर कम हो गया, मान लो सारा का सारा प्रेशर हटा दिया, अब इसके लिए बॉयल होना बहुत आसान है, हल्की सी हीट दो, अब 100 डिग्री तक जाने की जरूरत नहीं है, 50, 60, 70, 80 डिग्री पे भी काम हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि तुमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना रखा है। समझ में आई बात? तो लिखना क्या है ये बताता हूं। तो सिंपल सी बात समझ लो, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किसी भी सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट पे प्रेशर का क्या फर्क पड़ता है। तो अगर प्रेशर ज्यादा है, उसके ऊपर सब्सटेंस है, उसके ऊपर अगर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, प्रेशर ज्यादा पड़ने पे उसको ज्यादा हीट चाहिए, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है उसके ऊपर, उसको क्या चाहिए? हीट ज्यादा चाहिए। हीट ज्यादा चाहिए का मतलब ये हुआ कि अब उसे और भी ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाएगा। अगर वाटर की बात करोगे, प्रेशर बढ़ गया ना तो वो 100 डिग्री पे बॉयल नहीं होगा, वो 105, 106, 7, अब उसे थोड़ा सा ऊपर जाना ही पड़ेगा, अब उसे और ज्यादा हीट चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, और दूसरी टर्म में ये समझो, अगर मान लो प्रेशर कम हो गया, ठीक है ना, मान लो कोई चीज बॉयल करने के लिए रखी है और प्रेशर वहां पे थोड़ा सा कम हो गया, अब वो जल्दी ही बॉयल हो जाएगी, ठीक है ना। अब 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने की जरूरत नहीं है वाटर को, वाटर हो सकता है मे बी 90, 95 के अराउंड ही बॉयल होना शुरू हो जाए। तो सिंपल सा फंडा है, प्रेशर बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ा, प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, ठीक। तो इसको थोड़ा मॉलिक्यूलर लेवल पे समझोगे जिस तरह से मैंने जो समझाया है, क्योंकि देखो ये डेटा, मतलब ये डेटा कोई भी भूल सकता है। अगर तुमने सब रट रखा होगा कि ये बढ़ा तो वो बढ़ेगा, ये कम तो वो कम, तो भाई बॉइलिंग का भी होता है, फ्रीजिंग का भी होता है, मेल्टिंग का भी होता है, तो कितने रटोगे। इसीलिए कहते हैं कि कॉन्सेप्ट पहले समझो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, अब आगे तुम खुद भी समझ लोगे। बॉयल होने के लिए प्रेशर का क्या रोल है। प्रेशर अगर लगा रहा है तो उसको टेम्परेचर और चाहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा चाहिए, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर नहीं है तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा, समझे। तो ये है पूरी कहानी, इसको लिख लेते हैं। देखो उसमें द बॉइलिंग point of a liquid will increase. The boiling point of a liquid will increase with increase in pressure and at the same time and at the other hand
बीपी, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर में समझ लेना ये बीपी बॉइलिंग पॉइंट। एट द अदर हैंड बीपी विल डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर ज्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक, तो इसको लिख लेना है। फैक्टर में दोनों बातें इसके अंदर हो गई हैं। नोट करके एक पॉइंट लिख लो यहाँ पे, छोड़ो नोट नहीं लिखना है अभी, तो इसी में लिख लो। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इफ प्रेशर इंक्रीज, अगर मान लो प्रेशर इंक्रीज हुआ, ठीक है ना, इफ प्रेशर इंक्रीज देन बीपी विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। ये ऊपर की ओर जो एरो बनाया है इसका मतलब है बढ़ रहा है। और इफ प्रेशर डिक्रीज बीपी विल आल्सो डिक्रीज। तो जस्ट एक साथ में होते हैं, प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मतलब ये है कि अब उसे और ज्यादा हीट चाहिए, ठीक है ना। पहले वो जितने पे हो जा रहा था उतने से काम नहीं चल रहा है, उसको हीट थोड़ी सी और ज्यादा चाहिए, ये मतलब होता है इस बात का। ठीक है, ये लिख लिया होगा। अब नोट करके इस पॉइंट को लिख लेते हैं यहाँ पे। दिस इज the reason why water starts boiling below than 100 degrees Celsius due to below than 100 degrees Celsius in mountains, ठीक है ना। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे ही बॉईल करने लग जाएगा, कहाँ पर, माउंटेन पर। ये क्वेश्चन आता है माउंटेन, और माउंटेन लिख लो, माउंटेन के अलावा और क्या लिख सकते हो, माउंटेन और हायर एल्टीट्यूड, हायर अल्टीट्यूड्स, ठीक है ना। हायर एल्टीट्यूड यानी कि ऊंची जगहों पे, माउंटेन में यानी पहाड़ बोलो या फिर हायर एल्टीट्यूड बोलो, यानी कि ऊंचे स्थानों पे। दिस इज द रीजन व्हाई वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस से ही कम पे बॉईल करना शुरू कर देता है। और जब वाटर बॉईल करना शुरू कर देता है तो क्या होता है अगले स्टेप में कि लिक्विड से वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है गैस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। और दिस इज द रीजन व्हाई वाटर स्टार्ट बॉइलिंग एट बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस माउंटेन हायर एल्टीट्यूड पे। क्यों, बिकॉज ऐसा क्यों होता है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं, भाई एटमॉस्फेयर क्या है, व्हाट इज एटमॉस्फेयर, द एनवेलप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस अराउंड एनी प्लैनेट। किसी भी प्लैनेट के अराउंड में जो डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का जो एनवेलप है, कि जो पूरा का पूरा एक जो बना हुआ है, ठीक है ना, यही सब तो होता है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर कैसे बनता है डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस से, सही है, अलग अलग तरह की गैसेस से बनता है एटमॉस्फेयर। फिर अब अगर एटमॉस्फेयर बना है गैसेस से, तो अगर मान लो गैसेस कम कर दी जाए, ठीक है ना, गैसेस बढ़ा दी जाए या गैसेस कम कर दी जाए, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे भी फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। गैसेस ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, गैसेस कम है तो प्रेशर भी कम लगेगा। ओके, जैसे ही आप माउंटेन्स यानी कि पहाड़ों पर या ऊंचे स्थानों पे जाते हो, ठीक है ना, पहाड़ वगैरह पे जाते हो, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे जो
एयर है, अमाउंट ऑफ एयर वो कम होने लग जाता है ना। ऊंचाई पे आपको पता होगा कि क्या बोलते हैं, जो एवरेस्ट पे जो फतेह करने जाते हैं वो लोग भी, तो वो भी अपने साथ में ऑक्सीजन लेके चलते हैं ना। ऑक्सीजन का सेंटर उनके पास में होता है, क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पे जाओगे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। एटमॉस्फेयर धीरे धीरे वहाँ पे, क्योंकि जो गैसेस का परसेंटेज है वो धीरे धीरे वहाँ पे कम होने लग जाता है, गैसेस वहाँ पे नहीं होती। गैसेस कम होने की वजह से देखो, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बना किसकी वजह से? गैस के पार्टिकल की वजह से। जब गैस ही नहीं है ज़्यादा तो एटमॉस्फेयर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो ऊंचे स्थानों पे प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है? प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम हो जाता है, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट भी बिलो देन 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से नीचे चला आता है। बात समझ में? तो रीजन लिख लेते हैं इसका, बिकॉज at higher altitude, because at higher altitudes atmospheric pressure become less due to absence of एयर, due to absence बोलो, absence तो नहीं होगी क्योंकि थोड़ी बहुत एयर तो रहती है, बिल्कुल तो खत्म नहीं हो जाएगी। absence or very less amount of एयर, ठीक है ना। तो एयर कम हो गया तो एयर प्रेशर कम हो गया, एयर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। तो सीधा क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट या किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है या कम होता है? तो सबसे पहले ध्यान रखो कि पहाड़ों पर यानी ऊंची जगहों पे प्रेशर क्या हो रहा है? कम हो रहा है कि ज्यादा हो रहा है? प्रेशर कम हो रहा है। तो प्रेशर कम हो रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। प्रेशर ज्यादा हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। सिंपल सी कहानी, ठीक। इसके दो बहुत फेमस एग्जांपल हैं। एक तो वो है जो हमने भी पढ़ा था अपने टाइम में, और एक वो है जो मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। जो मतलब पढ़ेंगे तो हम दोनों ही, लेकिन पहला देखो क्या है इसमें एग्जांपल्स में, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है कि मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा क्योंकि ये आपको असाइनमेंट में दे देंगे इस तरह के क्वेश्चन आता है कि पहाड़ों पे खाना देर से क्यों पकता है, ठीक है ना। जो पहाड़ या फिर जो भी हायर एल्टीट्यूड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो ऊंचे स्थानों पे खाना इतना देर से क्यों पकता है, वहाँ पे टाइम क्यों लगता है? तो देखो वैसे तो क्या लगता है देखने में कि वहाँ पे ठंड है, भाई पहाड़ों पे तो ठंड तो होती है ना, मौसम वहाँ का ठंडा होता है, तो वहाँ पे ठंड है तो शायद इसलिए ऐसा होता होगा। लेकिन ये रीज़न बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे ठंड होती है, जब यहाँ पे भी अपने यहाँ पे भी यानी कि हायर एल्टीट्यूड के अलावा नीचे भी जो मंथ होते हैं, कौन से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, तो आप देखोगे कि इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे काफ़ी ठंड पड़ती है। लेकिन वहाँ पे तो ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होती कि खाना देर से पक रहा हो। वहाँ पे तो खाना टाइम से पक जाता है। तो हायर एल्टीट्यूड में ऐसी क्या खास बात है? तो देखो ठंड वहाँ पे भी है, ठंड इसमें भी है, लेकिन फ़र्क किस चीज़ का है? प्रेशर का। क्योंकि हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से खाना देर से क्यों पक रहा है, इसको एक बार समझते हैं। देखो सपोज करो कि फिर से मान लो एक ये बर्तन ले लिया है, बर्तन के अंदर मान के चलो कि क्या बोलते हैं, खाना बनाने के लिए इसके अंदर जो भी है, मान लो इसके अंदर हमने कुछ भी रख रखा है, ठीक है ना, कोई सी भी चीज़ हमने इसके अंदर रख दी। अब खाने को, फूड को कुक होने के लिए या खाने को पकने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है कि उसको क्या मिलनी चाहिए? उसको मिलनी चाहिए प्रॉपर हीट, ठीक है ना। हीट, प्रॉपर हीट मिलेगी तभी काम हो पाएगा। अब एक नॉर्मल एक सवाल का जवाब दो, एक नॉर्मली इस चीज़ को समझो, ये सारी बातें छोटी छोटी समझनी होंगी तभी समझ में आएगा। नॉर्मल एक बात को समझो कि ये चीज़, ठीक है ना, ये जो भी है, ये कौन से टेम्परेचर पे जल्दी पकेगी? अगर इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे पकाया जाए या इसको मान के चलो क्या 90 डिग्री सेल्सियस पे पकाया
ये दो टेम्परेचर हैं आपके पास, कौन से टेम्परेचर पे ये ज़्यादा जल्दी पकने के इसके चांसेस हैं, कौन से टेम्परेचर पे ये फूड जल्दी कुक हो सकता है, 100 पे चले या फिर 90 पे चले। इतना तो सबको पता है कि जल्दी पकने के आसार तब है जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे इस फूड को पकाया जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ज़्यादा 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि ज़्यादा हीट मिल रही है, 90 डिग्री सेल्सियस यानी कि हीट कम मिल रही है। हीट ज़्यादा मिलेगा तो काम भी ज़्यादा होगा, जल्दी पक जाएगा, ठीक। तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, ठीक है ना, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए। लेकिन अब होता क्या है कि हायर एल्टीट्यूड्स पे, ये जो भी हायर एल्टीट्यूड होते हैं इनमें प्रॉब्लम क्या होता है कि हायर एल्टीट्यूड पे जो बॉइलिंग पॉइंट है, हायर एल्टीट्यूड पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया, क्योंकि प्रेशर भी कम हो गया, तो बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम। अब समझो 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 समझो, जो वाटर पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता था, यानी कि वो कहां तक उसका टेम्परेचर बढ़ रहा था? 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि वो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। उसके पास कितनी हीट है? 100 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर है उसके पास, तो 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि ज्यादा मिल रहा था। लेकिन अब गए ऊंचाई पे, हायर एल्टीट्यूड पे गए तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया, यानी कि वो अब 100 की जगह अब वो कम हो गया, यानी कि कितने पे ही बॉयल होने लग गया? 90 डिग्री सेल्सियस पे। जब वो 90 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होने लगा, क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, 100 तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, 90 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉयल होना शुरू हो गया है। अब वो लिक्विड से गैस में तुरंत कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, इससे ऊपर उसका टेम्परेचर जाने वाला नहीं है, 90 तक ही रहेगा। क्योंकि जब किसी चीज़ का, समझना, जब भी फेज ट्रांजिशन होता है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड, जब भी किसी टेम्परेचर पे जब भी कोई चीज़ अपना स्टेट बदल देती है ना, जैसे वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लो लिक्विड से गैस बन गया, अब उसके आगे उसका टेम्परेचर बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि 100 पे ही उसका फेज ट्रांजिशन हो चुका है। इसी तरह से ये अब यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट हो गया कम, बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से 90 डिग्री सेल्सियस पे ही ये हो जा रहा है बॉयल। अब 90 डिग्री सेल्सियस बॉयल होने की वजह से पहले उसको 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 10 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा था उसके पास, अब 90 ही रह गया है। तो बताओ नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? तो हायर एल्टीट्यूड पे क्योंकि वाटर जल्दी बॉयल करना शुरू कर देता है, इसलिए टेम्परेचर कम पे ही रह गया। कम रहने की वजह से जो खाना था उसको भी वो प्रॉपर कुक नहीं हो पाया, इसीलिए उसको टाइम अब ज़्यादा लगेगा। तो पूरी कहानी समझो क्या हुई। क्वेश्चन ये है कि पहाड़ों पे खाना देर से क्यों पकता है? तो आंसर ये है कि बिकॉज पहाड़ों पे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, भाई खाने में तो पानी तो पड़ेगा ही ना, बिना उसके तो नहीं बनता, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है पानी का, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हो जाएगा कम, 100 डिग्री की जगह वो 90 डिग्री 95 डिग्री पे ही बॉयल होना शुरू हो जाएगा। तो यानी अब उसके अंदर जो हीट अमाउंट है उसकी थोड़ी सी कमी हो जाएगी, 100 डिग्री सेल्सियस तक नहीं जा पा रहा है। वो कमी होने की वजह से अब वही कम हीट उस खाने को मिलेगी, भाई वही कम हीट तो उस खाने को मिलेगी, तो वो खाना कैसे बॉयल हो जाएगा? टाइम लेगा ना, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा कि नहीं लेगा? इसीलिए पहाड़ों में खाना देर से पकता है। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। जब भी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा खाना देर से पकेगा, ठीक है ना, क्योंकि अब उसके पास जितनी अमाउंट ऑफ हीट जा रही थी वो कम जा रही थी। तुम लोग इस बारे में सोचो एक मिनट। ठीक है, तो सोच लिया होगा, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट कि हायर एल्टीट्यूड का चक्कर क्या है और बॉइलिंग पॉइंट में ये चीज़ें किस तरह से वेरी करती हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने बनाया था, कोई भी मान लो कोई भी खाना कुक करने के लिए इसके अंदर पानी डाला है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर जाता, अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता तो ज़्यादा जल्दी पक जाता, लेकिन 90 डिग्री पे बॉयल होने की वजह से जल्दी ही बॉयल होना शुरू हो गया, तो इसलिए उतना प्रॉपर टेम्परेचर उतना उसको नहीं मिला। हालांकि देखने में तो ऐसा लगेगा कि ये जल्दी बॉयल होना शुरू हो गया तो शायद खाना जल्दी बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जल्दी बॉयल होने की वजह से टेम्परेचर उसके पास कम है। दोनों बॉयल हो रहे हैं, ये भी बॉयल होगा, ये भी बॉयल होगा, लेकिन टेम्परेचर इसके पास कम है, ठीक है ना, हीट कम है इसके पास। तो ये याद रखना। तो पहला यही था कि एट हायर एल्टीट्यूड व्हाई टेक्स सो मच टाइम टू बी कुक्ड फॉर एनी फूड, किसी भी खाने को पकने के लिए इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है? तो पहला तो ये हो गया। दूसरा एक और है कि ये जो कॉन्सेप्ट है प्रेशर कुकर का, प्रेशर कुकर कि खाना बनाने के लिए प्रेशर कुकर क्यों यूज़ किया जाता है, प्रेशर कुकर से क्या फ़ायदे हैं और प्रेशर कुकर काम किस तरह से करता है, क्या कॉन्सेप्ट है प्रेशर कुकर के पीछे? तो सोचो क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में स्पेशली एक बात तो सबने देखा होगा कि घर में जो भी खाना बनता है उसमें से जो मैंने अभी तक देखा है जो आज तक, कि दाल जो होती है ना, दाल वही अरहर की, तूर की और मूंग की, जो भी दालें होती हैं, ठीक है ना, तो जितने भी पल्सेस होती हैं, पल्सेस जो दाल होती है वो हमेशा कुकर में ही पकाई जाती है। दालों को तो हमेशा ही कुकर में बनाते हैं। मैंने तो नहीं देखा आज तक कि कभी कोई दाल को कोई किसी खुले बर्तन में बना रहा हो। बना भी सकते हैं बनाने वाले लोग, ठीक है ना, उनको थोड़ा सा ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, टाइम ज़्यादा लगेगा।
आप दाल को कुकर में डालो और उसको 2 से 3 सीटी मारो और वो फटाक से बन जाती है। तो यही फायदा है प्रेशर कुकर का, नाम में ही छुपा हुआ प्रेशर कुकर बॉइलिंग पे असर डालेगा। और किस तरह से, प्रेशर बना के, ठीक है ना, प्रेशर कुकर, इसीलिए नाम रखा गया है प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर कैसे काम करता है, तो देखो सपोज करो मान लो ये एक तरह का प्रेशर कुकर है, ठीक है ना, ये इसमें हमने हैंडल वगैरह भी बना दिया, ठीक है ना। प्रेशर कुकर हमने मान लो इस तरह का ये बना रखा है, और ये आगे से इसका ऊपर से मान लो इसका ढक्कन भी इस तरह से हमने कर दिया बंद। ये ढक्कन इसका मान लो कर दिया बंद। अब इसके अंदर मान लो कुछ भी इस तरह से कुछ भी रखा है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि इसके अंदर तूर दाल ही है, ठीक है ना। तो कुछ भी जनरली दाल ही बनती है, तो इसलिए वही लिख दिया। और इसके अंदर वाटर भरा हुआ है, और वो काफ़ी सारे इसके अंदर जो पल्सेस हैं वो भी भर रखी हैं तूर वाली, ठीक। अब इससे जल्दी क्यों पक जाता है, देखो जल्दी पक जाता है तो एक बात तो समझ में आ गई होगी, जल्दी पकने वाली बात से तुमको एक बात तो पल्ले पड़ गई होगी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी बॉइलिंग पॉइंट का कुछ तो चक्कर है। क्योंकि अगर पहाड़ों पे देर से पक रहा था तो उसका रीजन क्या था कि प्रेशर कम था, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। यहाँ पे देखो इसका नाम है प्रेशर कुकर, इसका काम ही है प्रेशर बनाना, प्रेशर कुकर का तो काम ही है प्रेशर बनाना। तो जब प्रेशर बनेगा, जब सीटी निकलेगी तो थोड़ी बहुत जो उसमें से गैस निकलती है, तो कैसे काम करता है, आपने मान लो पहले कुकर को खोल के रखा है, ठीक है ना, ये ऐसे रखा, आपने इसके अंदर मान लो दाल वगैरह कुछ जो भी आपको बनाना था आपने इसके अंदर रख दिया। उसके बाद आपने ढक्कन इसका बंद करके ऐसे करके इसको कर दिया बंद, ठीक। अब नीचे लगा दी, नीचे से गैस आपने ऑन कर दिया, अब ये मान लो इसमें से ये आग जलने लग गई है, ठीक है। अब जब ये आग जलने लगेगी धीरे धीरे ये हीट होगा और हीट एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, और धीरे धीरे वाटर का टेम्परेचर राइज होने लगेगा। वाटर का टेम्परेचर अब राइज होने लगेगा, धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ते 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 एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे ये बॉइलिंग स्टार्ट करने लग जाएगा, यानी कि बॉयल होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही होता है। तो प्रेशर कुकर होने की वजह से प्रेशर कुकर क्या करता है कि प्रेशर कुकर पूरे हर तरफ से बंद होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपने देखा होगा उसमें रबर भी लगी होती है उसके ढक्कन में किनारों पे, तो वो उसको बहुत अच्छे से बंद करके बिल्कुल हाई प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे मान के चलो जब वो बॉयल होना शुरू होता है तो उसमें पार्टिकल जो जाना चाहते हैं, लेकिन वो सारा का सारा उसको बंद करके रखता है, तो प्रेशर हो जाता है हाई, ठीक। प्रेशर हो गया ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा तो इतना तो दिख गया ना कि प्रेशर कुकर में वाइल कुकिंग प्रेशर कैसा हो गया, ज़्यादा, हाई। प्रेशर हाई होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज आएगा, ज़्यादा या कम, पढ़ा रखा है। प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम, तो इसी वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, ज़्यादा। अब समझो खाना जल्दी क्यों पक रहा है। पहले जो वाटर सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होके वेपर बन जा रहा था, पहले जो वाटर सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होके वेपर बन जा रहा था, प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कुकर में अब मान के चलो उसको 105 या 110 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ रहा है, समझे। अब उसको और ज़्यादा हीट मिल रही है। अब अगर पानी को, वाटर को और ज़्यादा हीट मिल रही है, 105 110 डिग्री सेल्सियस तक की हीट मिल रही है, अगर ये प्रेशर नहीं होता ना तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता। अगर ये प्रेशर नहीं होता इसके ऊपर तो ये इतने पे ही बॉयल होना शुरू हो जाता। लेकिन क्योंकि प्रेशर इसके ऊपर है, इस वजह से इसका टेम्परेचर और भी बढ़ रहा है, 105 110, यानी कि हीट ज़्यादा है। अब अगर हीट ज़्यादा है तो खाना भी जल्दी बनेगा। तो इस तरह से ये दो रीज़न इसमें समझ सकते हो। पहाड़ों पे खाना देर से क्यों पकता है, क्योंकि प्रेशर कम तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, और जो खाना बना रहे हो, जो भी उसके अंदर जो फूड है आपका, उसको भी हीट ज़्यादा मिलेगी। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट कि आप समझ सकते हो कि किस तरह से प्रेशर में चेंज होता है। तो जो लिखवाया गया है बस आपको वो याद रखना है कि प्रेशर इंक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज। और आपको याद होगा कि मेल्टिंग में भी बताया था, तो मेल्टिंग में दो बातें हैं। मेल्टिंग में मैंने बताया था कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेल्ट करने पे एक्सपेंड होते हैं, यानी कि वॉल्यूम बढ़ जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो मेल्ट करने पे जिनका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो दोनों के केसेस में अलग अलग बताए गए थे। तो ये था बॉइलिंग के बारे में कि बॉइलिंग किस तरह से इफेक्ट करता है। तो पहला प्रेशर का हमने पढ़ लिया कि प्रेशर से किस तरह से ये चीज़ वेरी करती है। दूसरा पॉइंट भी पढ़ लेते हैं उसका जल्दी से। दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं, इफेक्ट ऑफ impurities in boiling। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ impurities in boiling
कि बॉइलिंग फिनोमेना में इम्प्योरिटीज का क्या इफेक्ट है। इम्प्योरिटीज का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कूड़ा कचरा डाल दिया, समझे। इम्प्योरिटीज का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कूड़ा कचरा लाके डाल दिया। इम्प्योरिटीज का मतलब ये है कि वो कंपाउंड प्योर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे अभी मान लो ये वाटर अगर रखा हुआ है, अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब ये है कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, वो सारे के सारे सिर्फ H2O हैं। H2O के अलावा कोई दूसरा पार्टिकल इसके अंदर नहीं है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर प्योर है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अब इसको इम्प्योर करना है। इम्प्योर का मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा मिलाओ जो इसके अंदर सॉल्युबल हो। वैसे कूड़ा कचरा डालोगे तब भी इम्प्योर ही हो जाएगा, लेकिन केमिस्ट्री में यहाँ पे जब साइंस की लैंग्वेज में हम लोग इस तरह की चीज़ें नहीं किया करते, ठीक है ना। तो अब जैसे सी वाटर है, समुद्र का पानी, तो सी वाटर प्योर होता है कि नहीं होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सी वाटर के अंदर पहले से ही काफ़ी सारे सॉल्ट मिले होते हैं। तो मान लो ये आपने लिया प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर है। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। अब प्योर H2O, ठीक। अब सपोज करो एक दूसरा केस है, फिर से पानी लिया, प्योर था, पहले तो प्योर ही था, ठीक है ना, पहले वाटर प्योर था, इसके साथ में ऐड कर दिया क्या, इसमें मान लो हमने थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट क्या, यानी कि NaCl जो घर में होता है। अभी क्या हो गया, सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट सोल्यूशन यानी कि क्या क्या है इसके अंदर, इसके अंदर है H2O प्लस NaCl। अब इसके अंदर इम्प्योरिटी आ गई है। अब ये वाटर प्योर नहीं है, तो अब देखो, अब इसमें क्या चीज मैटर करती है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है, तो वाटर तो अभी भी चाहता है कि मैं 100 पे बॉईल हो जाऊँ। वाटर तो चाह रहा है कि मैं 100 पे बॉईल हो जाऊँ, उसको कोई परेशानी नहीं है। प्रेशर वगैरह सब कुछ नॉर्मल है। इस समय प्रेशर की बात नहीं करेंगे। प्रेशर के 2 फैक्टर हम पढ़ चुके हैं पहले, प्रेशर खत्म हो चुका है, प्रेशर वाली बात। अब इम्प्योरिटी पढ़ रहे हैं कि अगर उसके अंदर इम्प्योरिटी यानी कि कुछ सॉल्ट शुगर या कोई भी चीज़ मिला दी तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा कम होगा, वो देखना है। तो अगर मान लो ये वाटर है और पहले प्योर है तो 100 डिग्री सेल्सियस ही बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, चेंज नहीं होगा, उतना ही रहने वाला। अगर आपने उसके अंदर मिला दिया, अब एक बात समझो, अब इससे फर्क क्यों आता है भाई। इसके अंदर पहले तो सिर्फ वाटर था, तो वाटर को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वाटर तैयार है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा। लेकिन वाटर के साथ में जो दूसरी चीज़ है उसका भी कोई रोल होगा कि नहीं होगा? अरे वो भी तो सोल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है, उसका भी कुछ रोल तो होगा। अब क्या रोल है उसका, NaCl। तो मैं आपको बता दूं NaCl का जो बॉइलिंग पॉइंट है अराउंड 1600 डिग्री सेल्सियस है। NaCl को जब गर्म करोगे तो 800 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पे, 800 डिग्री सेल्सियस के अराउंड पे पहले ये मेल्ट होगा और 1600 डिग्री सेल्सियस के अराउंड ये जाके बॉईल होना शुरू होगा। NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, पहले मेल्ट होगा बाद में बॉईल हो जाएगा। तो सोचो इसका 1600 डिग्री सेल्सियस है, इसका तो 100 ही है। तो अगर ये चीज इसके अंदर पड़ी हुई है तो क्या ये इसके बॉइलिंग पॉइंट को क्या कर सकती है, कम करेगी, ज्यादा करेगी? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएगी। पहले जो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल हो जा रहा था प्योर होने की वजह से, अब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल नहीं होगा। अब उसको 105, 110, 150 कुछ भी डिपेंड करता है आपने कितना सॉल्ट मिलाया है उसके अंदर, कितना इम्प्योरिटीज है, सॉल्ट शुगर क्या है, कितना है, तो उस पर डिपेंड करता है। तो इम्प्योरिटी से क्या होती है, इम्प्योरिटी मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। इम्प्योरिटी मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसी भी सब्सटेंस का बढ़ जाता है। तो चलो बताओ, सी वाटर और प्योर वाटर, नॉर्मल जो वाटर होता है, दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? किसका ज्यादा है? बिल्कुल सही, सी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सी वाटर प्योर नहीं होता, सी वाटर के अंदर काफी सारे सॉल्ट्स मिक्स्ड होते हैं। लिख लेते हैं इस पॉइंट को पूरा हम। When solid impurities are mixed in water, when solid impurities are mixed in water, the boiling point of this impure solution
the boiling point of this impure solution will increase. एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सी वाटर इज मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस because in sea water many kind of impurities are mixed in the form of सॉल्ट के फॉर्म में बहुत सारी इम्प्योरिटीज उसके अंदर ऑलरेडी मिक्स्ड है. लिखो सो गाइस, ये थी आज की क्लास और बॉइलिंग को हमने इसमें समझा. बॉइलिंग को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं ये भी समझ लिया हमने. बहुत ज़्यादा लिखने को तो नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा समझने को है, ठीक है ना. तो बाकी जो भी होगा अब आगे हम कल देखेंगे. अभी कंडेंसेशन बचा हुआ, फेज ट्रांजिशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है. तो हार्डली 2 या 3 लेक्चर और होंगे इसके. बाकी मेरे ख्याल से चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है. मेन जितने भी पॉइंट थे हमने सारे पढ़ लिए हैं. आप लोग रिविजन करते रहिए, क्वेश्चन करते रहिए, ठीक है. मिलते हैं कल फिर. तब तक टाटा बाय बाय.